आलमगीर खान साहब, ये बताइए कि इस वक्त पीटीआई की सियासत के साथ जो हालात हुए, जो मामलात हुए, आप खुद को कहाँ तक इस पे जस्टिफाइड पाते हैं? कोई इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चादर चारदीवारी का तकद्दुस और लोगों के घरों में कूदना, अगवा करना, तशद्दुद करना, वफादारियां तब्दील करवाना। लेकिन इसमें ये जो तनकीद हो रही है ना, ये किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं हो रही। आलमगीर खान साहब, अगर मैं ये कहूँ कि फलां ग्रुप आपको टारगेट कर रहा है, ये आपके अपने वफादार साथी हैं। ये तनकीद सिर्फ आपके अपने डिफरेंट ग्रुप से हो रही है। ये नेचुरल है और इस चीज़ को इस मौके की निस्बत से समझा जाए। हुकूमतें चाहे वो एमक्यूएम की थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, इनका बड़ा किरदार रहा है इस शहर की बर्बादी में। सर, कराची के लिए एमकेएम ने कुछ नहीं किया, जमात ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने भी तो कुछ नहीं किया सर। नहीं देखें, तहरीक इंसाफ के पास ना तो सूबाई हुकूमत आई है, ना तहरीक इंसाफ के पास शहरी हुकूमत आई है। सर, टाउन्स तो कह रहे हैं कि अख्तियार तो मेयर कराची के पास भी नहीं है, फिर अख्तियार किसके पास है? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन कौन है? मेयर है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बोर्ड में कौन है? मेयर कराची है। तमाम तर इख्तियारात उसके पास है। ये तो बेकार बात है। एक ढक्कन लगाने के लिए शहर में इतनी जंग है, तो बाकी मसाइल तो फिर मेरा ख्याल है कि आवाम भूल ही जाए। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता, यहाँ इशू को इशू नहीं समझा जाता, मर्ज को समझा ही नहीं जाता कि मर्ज है या नहीं है, और अवाम भी उसमें एडजस्ट होती। ये शिकवा तो बहुत आम था कि आलमगीर खान साहब हल्के में दिखाई नहीं देते। ये किसने किया है शिकवा? आवाम करती है सर। कौन? बताएं। आवाम करती है सर, गलत रिकॉर्ड पे है, है, मीडिया पे है, सोशल मीडिया गलत पे है, है। बिल्कुल गलत, 100% गलत। अगर मुझे और मुराद अली शाह को कंपेयर करें तो अगर मैं नहीं नजर आया किसी को, तो मुराद अली शाह तो पैदा भी नहीं हुआ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आदिल कास्ट के एक और एपिसोड आदिल अली आपके सामने पेश है। नाज़रीन, इस वक्त आज जो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास एक ऐसी हैसियत हासिल है जिससे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त के मकबूल तरीन कहलाए जाने वाले लीडर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जीती हुई नशिस्त पे उन्होंने दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट किया और आवाम ने उन्हें दोबारा से उस मनसब पे फ़ाइज़ किया। कह सकते हैं कि आप उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की जीती हुई नशिस्त को दोबारा जीत के वज़ीर-ए-आज़म का मान रखा और आवाम ने उनके एतमाद को बहाल रख कर उनको तोहफ़ा दिया। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल का जो हाल है वो आप सब देख रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़ेर उताब जो चीज़ नज़र आती है वो तहरीक इंसाफ है। बहुत ही बड़े सीनियर सियासतदानों का भी कहना है कि इतना नहीं होना चाहिए, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, इमरान खान साहब को जेल में नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें जो नहीं होनी चाहिए। मैं इन सब पे बहुत ज़्यादा बातें शायद करना तो चाहूँ, हो सकता है करने मुझे भी ना दी जाएँ और प्रोग्राम मेरा भी नश्र ना हो, ये सारे मामलात भी हैं। बट आलमगीर खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी इमरान खान साहब से बड़ी करीबी कुर्बत रही है, और कराची में एक इदारा फिक्सेड के नाम से चलाते हैं जिसने एक ज़माने में वज़ीर आला सिंध की तस्वीर कशी सड़क पे करने से शोहरत पाई थी, जिसके बाद अज़ां उन्होंने नताइज भी भुगते थे। ये सब बातें तो अब आलमगीर खान साहब खुद ही बताएँगे, आए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर खान जी साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। सर जज़ाकल्लाह। आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मुझे याद है 2016 में, जब आपने हसन स्क्वायर पे रुकनियत साज़ी आप कर रहे थे, सर फिक्सेड की मेंबरशिप कर रहे थे। उस सर वक़्त मैं भी आपके पास आया था और आपको शायद वो चंद कलिमात हमारे जो थे वो याद ना हो। सर हम मुझे याद नहीं, लेकिन शायद आपको याद ना हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आलमगीर खान साहब, ये बताइए कि इस वक़्त पीटीआई की सियासत के साथ जो हालात हुए, जो मामलात हुए, आप वो कहते हैं ना कि जो डटे रहे महाज़ पे मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, आप खुद को कहाँ तक इस पे जस्टिफाइड पाते हैं कि आप उन सफ़ों में खड़े रहे? देखें, पहले तो अल्लाह का मैं लाख शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर कि अल्लाह ने कायम रखा। अल्लाह ने तमाम तर जो फसायत हुई तहरीक इंसाफ के साथ, जो जुल्म हुआ, मतलब कोई इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चादर चारदीवारी का तकद्दुस और लोगों के घरों में कूदना, अगवा करना, तशद्दुद करना, वफादारियां तब्दील करवाना, और अल्लाह ने इस सारे दौर में वो जो इमरान खान से किया गया वादा था उस पर कायम रखा। इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन जीता भी, लेकिन वो भी छीन लिया गया। उसके बाद भी आज दिन तलक एक मुज़ाहिमती अमल में हम मसरूफ़ हैं और पुरअमन जदोजहद है, और इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए। तो और मैं क्या, मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं
जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में इस सफ़ में खड़े हुए हैं, और लोगों ने बेहद कुर्बानियाँ दी हैं। लोग आज भी जेलों में हैं, उनके पास भी तमाम तर ये पेशकश थी, ये ऑप्शंस थे कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले जाते। मज़म्मत कर दें। लेकिन उन्होंने इमरान खान से वफ़ा का और इस मुल्क में एक नया प्रेसिडेंट सेट किया कि ये जो डील करके आप दूसरे की किसी शख्स की बादशाहत तस्लीम करना, किसी एक फ़र्द की हुक्मरानी तस्लीम करना, तो आप वही फिर जो जो जिस जमहूरी अमल के लिए या जो तहरीक इंसाफ का मेन मोटो था कि हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है, तो फिर आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपनी ज़ात का सोचते हैं। आज यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, हुँ, हुँ। ये सब वो लोग हैं जो 60 साल की उम्र से हुँ, ऊपर के हैं। उम्र सीदर यास्मीन लोग हैं। राशिद कैंसर पेशेंट है, उमर चीमा। कराची में ऐसे बेशुमार हमारे वर्कर्स, लीडर्स का जो है वो नाम आता है जिन्होंने जेलें काटी, ये तमाम तर मुश्किलात सही और साबित कदम रहे। सर, आप ये बताएँ ना कि देखिए अभी आपने बात की थोड़ी देर कबल अपनी बातों में कि वफ़ादारियाँ तब्दील करना। इमरान खान साहब का एक नारा है, जो नारा बेसिकली देखें पाकिस्तान की अवाम एक 7 दहाइयाँ कह लें, साढ़े 6 दहाई देखने के बाद एक तब्दीली मैंडेटरी ज़रूरी था। अब तो देखिए सूबा सिंध की जो हुक्मरान जमात है, हुक्मरान जमात के कई सीनियर अरकान ये कह रहे हैं कि 18 साल से हुकूमत चल रही है, कौन सी जमहूरियत है? जिनका अपना ताल्लुक जो है बड़े अच्छे बड़े पैमाने पे पीस पार्टी के साथ है, वो भी कह रहे हैं कि यार ये जमहूरी तसलसल नहीं है, जमहूरियत का हौसल नहीं है कि 18 साल से हुकूमत है। खान साहब का नारा था तब्दीली का, ठीक है? वफ़ादारियों पे वो तनकीद करते थे कि 200 ख़ानदान हैं, 200 अफ़राद हैं, 20 ख़ानदान हैं, इनके अफ़राद कभी यहाँ, कभी वहाँ शफ़ल होते हैं। लेकिन एक टाइम ये भी तो आया ना सर, जब अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर उड़ा करता तो उन तमाम अफ़राद की वफ़ादारियाँ तब्दील कराई जा रही थी। इलेक्टेबल्स की तशरीह पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और थी। इसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे आप? देखिए, एक चीज़ ये समझें कि लोगों ने उस वक़्त क्या किसी को गिरफ़्तार करके, हुँ, किसी को जेल में डालकर, हुँ, उस पर बगावत के, दहशतगर्दी के पर्चे बनाकर और फिर जेल के अंदर से उसकी यानी या वो अगवा होता या जेल में होता और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हो जाती या वीडियो बाहर आ जाती और अगले दिन वो घर बैठा होता। ये कोई मिसाल हुई है ऐसी कोई? नंबर 1। नंबर 2 ये, आपने अलीम ख़ान की बात की। आज अलीम ख़ान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सफ़ में, क्या रीज़न है? क्या वजह थी? जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन पे जब नैब का केस आया, तो इमरान खान से तो अपने ही पार्टी के लोग यही गिला करते कि आपने अपने दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। आपने अपने जो इनके करीबी दोस्त थे, आज जहांगीर तरीन ले लें, अलीम खान ले लें, मोहसिन बेग ले लें, वो सब यही तो गिला करते कि ये शख़्स दोस्तों को, यारों का यार नहीं है, ये शख़्स जो है दोस्ती नहीं निभाता, जब भी हुकूमत में आता या ताकत इख्तियार में आता। तो यही तो गिला था। चाहे अलीम ख़ान था, चाहे जहांगीर तरीन था, चाहे सिब्तैन ख़ान था जो हमारा स्पीकर था पंजाब असेंबली का, इन सब के यही शिकवे रहे। तो ये एक मिसाल तो कायम हुई है और इमरान खान ने बाद में उसी को भुगता कि वो लोग जो पहले केसेस भुगत रहे थे, बाद में वो ब्लू आइड बन गए, बाद में उन्होंने एक सियासी जमात भी बना ली, आज वो वफाकी वज़ीर भी बने हुए हैं। और तो ये चीज़ तो तारीख़ का हिस्सा है। सर, मौजूदा सूरत-ए-हाल जो है वो मेरा ख़्याल है काफ़ी गोमगों का शिकार है, क्योंकि बानी पीटीआई से क़यादत की मुलाकात तकरीबन जो है वो मादूम है, नहीं हो पा रही। एक ओनली ज़रिया जो उन तक रसाई का मेरा ख़्याल है जिसके पास है, वो उनकी हमशीरा है, उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो जाती है। अब वल्लाह पर्दे के पीछे क्या बातें होती हैं, मंज़र पे क्या बातें लाई जाती हैं, और फिर इन सब बातों को लेके पीटीआई के अपने अंदर कई तरह की चह-महक़ोइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस सब ने पार्टी को किस हद तक नुकसान दिया आपकी? देखिए, यकीनी तौर पे जब से इनकी बहनें की मुलाकातें शुरू हुई, हुँ, और मुलाकातें तो पहले से थी, लेकिन जब से इनकी जानिब से मैसेजिंग या कम्युनिकेशन शुरू हुई, तो तब से इमरान खान का साफ शफाफ मैसेज आना शुरू हुआ। ओके। और यही रीज़न है कि अब मुलाकात में पर मुश्किलात और उसमें रुकावटें पैदा हो रही, क्योंकि इमरान खान अब मुज़ाहिमती तहरीक का फिर से उन्होंने हुँ, 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 हुँ। और वज़ीर आला के लिए कुछ पैगाम है, वज़ीर आला को मिलने नहीं दे रहे सुहेल हुँ, हुँ, अफरीदी को। हुँ। और इससे पहले ये ज़रूर था कि लोग वो प्रेशर बर्दाश्त करना या वो मुश्किलात सहना, वो बहुत से लोगों के लिए मुश्किल था, और इमरान खान के सख्त पैगामात वो मुश्किल रहते थे बहुत से लोगों के लिए बयां करना। तो लेकिन आज उनकी फैमिली, उनकी बहनें, वो तमाम तर प्रेशर बर्दाश्त कर रही हैं, साबित कदम है, और इमरान खान के मैसेजेस एज़ इट इज़ वो आवाम के आगे रखते हैं।
और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि ये तहरीक ज़िंदा है इस वक़्त, क्योंकि इमरान खान की सही मैसेज की अक्कासी होती। सर इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं वो ज़ेर तनकीद क्यों हैं? किस लिहाज से? बहुत एक आम सा तासुर है कि उनकी अनबन है, चपकलिश है। देखें, इमीडिएट बेनिफिशरीज़ हैं इमरान खान साहब के, एक तरफ उनकी अहलियाँ हैं और एक तरफ उनकी बहन है। मतलब आपके जो इमीडिएट बेनिफिशरीज़ हैं फैमिली में, जो आपकी फैमिली कहलाई जाएगी, वो आपकी अहलिया कहलाई जाएगी। अहलिया के बाद आपके अहले भाईज़ आ जाते हैं, सिबलिंग्स आ जाते हैं। तो तमाम चीज़ों पे जो पहला हक या पहली राय-दही जो भी होनी चाहिए, वो ये है कि आपकी अहलिया या फिर आपके बच्चे, इफ़ नॉट देन योर सिबलिंग्स। ठीक? तो बुशरा साहिबा के हवाले से डिफरेंट किस्म की बातें चल रही हैं। अलीमा खान साहिबा के हवाले से डिफरेंट बातें चल रही हैं, ऐसा क्यों? देखें, एक चीज़ समझें, ये जो आपने बात की कि इनकी फैमिली को पहली तरजीह दी गई या दी जाती वगैरह, जब वो वज़ीर आज़म थे, क्या आपने अलीमा खान का नाम सुना था? जब केपीके में हमारी दूसरा टेन्योर, तीसरा टेन्योर है इस वक़्त, हुँ। क्या केपीके की हुकूमत में इनकी कोई मुदाखलत, इनके पास कोई ओहदा, इमरान खान की पूरी फैमिली में एक-एक फ़र्द, यानी बहुत बड़ी फैमिली है इनकी, 3-4 बहनें हैं और भांजे हैं वग़ैरह, क्या इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट, क्या इनका कोई वहाँ सरकारी प्रोटोकॉल से फ़ायदा लेना, मरात लेना, कुछ भी नहीं था। आज जब कुर्बानी का वक़्त है, आज जब पूरी फ़ैमिली इनकी तबाह की गई, यानी कोई एक फ़र्द नहीं है जिस पे मुकदमा नहीं है। इनका भांजा मिलिट्री ट्रायल से निकल के कैद 10 साल कैद हुई है उसको। इनकी बहनों पर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमे। इनकी अहलिया जो है वो बाहर निकलती, वो फिर तहरीक का हिस्सा बनती और फिर उनको जेल भुगतनी पड़ती। तो यानी जब इक़्तिदार का वक़्त था, तब मुझे बताएँ ना कि क इनकी फ़ैमिली ने कोई मरात हासिल की हो, कोई फ़ायदा हासिल किया हो, कोई मिनिस्ट्री हासिल की हो या कहीं और कुछ, कोई ज़मीनें ले ली हों किसी से वग़ैरह। लेकिन आज जब मुज़ाहिमत का वक़्त है, तो आज हर फ़र्द, ना सिर्फ़ उनकी फ़ैमिली का, पूरा पाकिस्तान इस वक़्त वो मुज़ाहिमती अमल में है। वो जेलों में भी है, वो इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता, वो धरनों में भी है, वो जेल, अडयाला जेल के बाहर भी पहुँचता। तो ये तो सबके लिए है। लेकिन सर, ये जो तनकीद हो रही है ना, ये किसी और प्लेटफ़ॉर्म से नहीं हो रही है आलाकबीर खान साहब। अगर मैं ये कहूँ कि फलाँ ग्रुप आपको टारगेट कर रहा है, ये आपके अपने वफ़ादार साथी जो सोशल मीडिया बताते हैं, देयर इज़ नो डाउट कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया को बीट करने के लिए शायद मेरा ख़्याल है कोई 4-5 दिहाई और लग जाएँ। और जब तक आपके ये जो ब्रेनस्टॉर्म्स हैं, जो थिंक टैंक है, ये किसी और तरह चला जाए, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं है। ये तनकीद सर आपके अपने डिफरेंट ग्रुप से हो रही है। ये बताया जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा का ग्रुप डिफरेंट है, अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप डिफरेंट देखिए है, सोहेल आफरीदी की वफ़ादारी कहीं है, बुशरा साहिबा कहीं और चाह रही हैं, ये देखिए, सब क्या है? एक चीज़ समझें, ये नेचुरल है कि मैं एक्स वाई ज़ी किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जब आपका लीडर, या आप छोड़ लीडर को छोड़ दें, आपके फैमिली का सरबरा ना हो, हुँ, आपकी पैगाम पैगाम रसाई ना हो, उस तक पैगाम रसाई में मुश्किलात हों, एक चेन ऑफ कमांड डिस्टर्ब हो आपकी, आपके इस वक्त आधी लीडरशिप को फारिग कर दिया, आधे लोग आज भी अंडरग्राउंड हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती, ऐसे सिनेरियो में ये नेचुरल है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट होता, लोगों के आपस में ग्रुपिंग भी होती, ये नेचुरल है। और इस चीज़ को इस मौके की निस्बत से समझा जाए। ये कहना कि वो देखें, ये कोई मिलिटेंट विंग तो है नहीं कि एक डंडा है या गोली है, या कोई माफिया है कि एक गोली, ये जमहूरी पार्टी है। जमहूरी पार्टी में लोगों की अपनी राय होती, राय राय में इख्तिलाफ होता, इख्तिलाफ को बड़े इत्मीनान से एक जमहूरी प्रोसेस से आपस में उसकी रिस्पेक्ट की जाती। लेकिन यहाँ आप समझें कि इस वक्त हमारे सरबराह हैं नहीं पार्टी के मंजर आम पे, जो डिसिप्लिन कायम करें। और ये फैक्ट है कि सोशल मीडिया पे अक्सर पार्टी के अंदरूनी मामलात सोशल मीडिया की ज़ीनत बहुत बन ज़्यादा। जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अगेन इसको कहूँ कि ये एक नेचुरल अमल है। तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनका कहना है कि मौजूदा क़यादत जो तहरीक इंसाफ की है, वो ये नहीं चाहती कि बानी पीटीआई बाहर आएँ, क्योंकि बानी पीटीआई बाहर आएँगे तो चलिए मैं नाम ले लेता हूँ, बल्कि आप नाम ना लूँ तो वो खुद ही समझ जाएँगे कि किसी शख्स से किसी टॉक शो में सवाल हो रहा था। आपके भी बड़े करीबी रहे वो, आपके बड़े अच्छे दोस्त रहे। उनसे कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हो रही है करीब-करीब,
और शायद पार्टी के मामला उनके पास चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बी इट शाह महमूद कुरैशी, बी इट असद उमर, बी इट फवाद चौधरी, बी इट मिफ्ता इस्माइल और एनीवेयर, वोट तो इमरान खान का है, तो अवाम ने तो उस पर यकीन करना नहीं है। तो ये जो अफराद इस वक्त मौजूद हैं, ये चाहते नहीं हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, इसमें कितनी सदाकत है? देखें, एक तो चीज़ ये है कि मुझसे उस फ़र्द की बात करें ना जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल हो, हुँ, उसकी कोई स्टेटमेंट हो और कोई पार्टी पॉलिसी हो, नंबर वन। नंबर टू, कोई पार्टी छोड़ गया है तो वो अगर कोई भी कहता है उसकी राय हो सकती है। और देखें, इस वक्त जितने भी लोग पार्टी में हैं मौजूद, एक चीज़ समझ लें, लाइन इमरान खान देता है। हुँ, वो लाइन, इस वक्त दो लोग रेलिवेंट हैं, दो तबके रेलिवेंट हैं, एक इमरान खान और दूसरी अवाम जो इमरान खान के नैरेटिव पे हुँ, खड़ी है इस वक्त। एक्स वाई जी, मैं हो गया, कोर कमेटी के फ़र्द हो गए, पॉलिटिकल कमेटी के लोग हो गए, अगर वो इमरान खान की लाइन पे नहीं जाएंगे वो इरेलीवेंट हो जाएंगे। सबसे बड़ी मिसाल आप देख लें कि केपीके में हाल ही में सीएम चेंज हुआ है। हुँ, 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 इससे पहले इसके बाद अभी पॉलिटिकल कमेटी पूरी डिसॉल्व हो गई, जहाँ लगा कि ये उस लाइन पे प्रॉपर उस तरीके से नहीं चल रहे, या कोई उस पेस पे जो इमरान खान पेस चाहता उस पेस पे डिलीवर नहीं हो रहा मामलात, तो वो इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। और फिर नई तश्कील हुई पॉलिटिकल कमेटी की, तो कोई भी हो, अगर इमरान खान की लाइन पे खड़े होंगे तो वो रेलिवेंट रहेंगे। और इसीलिए सोशल मीडिया का तस्करा होता है कि वो पूरी तरीके से इमरान खान की लाइन पे खड़े हैं और वो मुज़ाहिमत भी कर रहे हैं। आम तबके के लोग हैं, फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त कर रहे हैं। और रही बात जो पार्टी छोड़ के चले गए, देखें, ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कोई भी इस किस्म का मुश्किल फ़ैसला, यानी इलेक्शन से पहले हम कोर कमेटी में तो इमरान खान साहब को पैगाम भेजा गया कि लोग वापस आना चाहते हैं जो पार्टी छोड़ गए, उनके लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए। तो ये क्लियर हिदायत थी कैदी नंबर 804 की कि जो पार्टी छोड़ गया, स्पेशली वो लोग जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आलमगीर खान साहब इस वक्त खुद कितने मुतहरक हैं? देखें, मैं अगर अपनी बात करूं तो 9 मई के बाद, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद जितने इवेंट्स हुए पार्टी के, उसमें भरपूर पार्टिसिपेशन की, अपना किरदार अदा किया। चाहे इलेक्शन लड़ना हो, इलेक्शन के बाद जब रूपोशी से मैं मंजर आम पे आया, उसके बाद भी जितने एहतजाजी अमल थे, उसमें भरपूर किरदार अदा किया। मैं खुद शामिल हुआ, अपने साथ लोगों को शामिल किया। तो अ, जब तक जान है, जब तक अल्लाह ने ये ताकत दी है, इस्तिताअत दी है, तो इमरान खान की लाइन पे पूरी तरीके से हम मुतहरिक हैं। सर, तंज़ीम के हवाले से काफ़ी बात कर ली। आप कराची का एक स्टेक होल्डर हैं फिक्सेड के हवाले से। कराची इस वक्त जो मंज़र पेश कर रहा है, मैं चाहूँगा कि ज़रा आपके मुँह से सुन लूँ कि सर कराची को इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कराची एक बड़ा ये बदकिस्मत इस वक्त अलमिया है कि वो शहर जो आपका रेवेन्यू जनरेट करके देता, और जिस हिसाब से इसकी आबादी बढ़ती चली गई, उस हिसाब से इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की एडवांसमेंट नहीं हुई। यानी आप इस शहर में देखें कि वो शहर जो हम बड़ों से सुनते, किताबों में पढ़ते, कि यहाँ ट्रैम चला करती थी, सड़कें धुला करती थी। यहाँ पे आप देखें ना कि रेलवे का निज़ाम अंग्रेज़ों के टाइम का डला हुआ। सर्कुलर रेलवे वगैरह थी। यहाँ पे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, जो बड़े नाले हैं, वो अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए हैं। यहाँ कंड्यूट का निज़ाम जो है, वो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। मलीर में आप जाएँ, वो अंग्रेज़ों ने कोई 16 कुएँ बनाए थे, वो आज भी कायम हैं। ये सब चीज़ें उस दौर की। हमने इसमें बजाय इसके कि हम इसको बेहतर करते, हम इसमें कुछ तरक्की लाते, कुछ इसमें एडवांसमेंट करते, हमने कब्ज़े किए। हम ये जितनी हुकूमतें पिछली गुज़री हैं, और स्पेशली इसमें 2 हुकूमतें, चाहे वो एमक्यूएम की थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, इनका बड़ा किरदार रहा है इस शहर की बर्बादी में, कि इनके पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं, इनके पास तमाम तर वसाइल, फंड्स मौजूद हैं। और इन्होंने उस, हाँ, एमक्यूएम को फिर भी जब मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मौका मिला तो डिलीवर किया, लेकिन बाद में वो जो ज़रदारी के साथ ये बैठे, तो उसके बाद कराची को नुकसान हुआ। और आज कोई एक इदारा
कराची के जो भी बल्दियाती मामलात में इन्वॉल्व है वो डिलीवर नहीं कर रहा, चाहे वो केएमसी है, केडीए है, एसबीसीए है, टीएमसीज हैं, नीचे यूनियन काउंसिल्स हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। ये जितने इदारे हैं सब इस वक्त पैसा कमाने के ज़राए बने हुए हैं, और जो जिसको सिंध में या कराची में बिलखसूस जरदारी सिस्टम कहा जाता, तो उसके लिए पैसा बटोरते हैं और वो पैसा पहुंचता है, उससे अपना घर भी चलाते हैं, अपनी सियासत भी चलाते हैं। सर, आपने एक जमात को मिस कर दिया। पीपल्स पार्टी को तो कराची में चलो ठीक है, शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत उनके पास है। समहाउ वो वफाक में भी साझेदार रहे हैं और हुकूमतें बनवाते भी हैं, गिरवाते भी हैं। लेट्स नॉट हैव एन सेकंड थॉट ऑन दैट, लेट्स बी वेरी क्लियर। पीपल्स पार्टी शरीक है सिंध में, सूबा सिंध में उनकी हुकूमत है, कराची में उनको पहली बार शहर में। जमात इस्लामी सर, देखिए, जमात इस्लामी नेमतुल्लाह खान के दौर में उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया। ये ज़रूर था कि उस टाइम मुशर्रफ और कोई भी डिक्टेटर होता, चूँकि डिक्टेटर असेंबलीज़ को, प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली है, उनको ज़्यादा फ़ाल नहीं रखता, और कोशिश यही रहती कि वो लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए नीचे फ़ंड्स, वसाइल, इख्तियारात को नीचे तक पहुँचाए, डिवॉल्व करे। तो इसीलिए मुशर्रफ ने भी कराची में, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल का दौर था या नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, और नेमतुल्लाह खान साहब एक ऑनेस्ट आदमी थे, उन्होंने यहाँ नो डाउट ऑन दैट। खिदमत भी की, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद जमात को आज अगर मौका मिला है तो चंद टाउन्स हैं, कोई 9 टाउन्स हैं कराची में नो डाउट। जिसमें वो बैठे हैं। तो और ये भी फैक्ट है कि टाउन्स के पास वो इख्तियारात नहीं है या वो फंड्स नहीं हैं कि जिससे वो बड़े पैमाने पे खिदमत कर सकें, लेकिन जो हैं उस पे सवालिया निशान है। सर, टाउन्स तो कह रहे हैं कि अख्तियार तो मेयर कराची के पास भी नहीं है, फिर अख्तियार किसके पास है? नहीं, मेयर कराची के पास पूरे इख्तियारात हैं। ये अगर मेयर कराची कहता कि मेरे पास, अपोजिशन लीडर का कहना है सर। अगर मेयर कराची ये कहे तो ये तो ऐसा मजाक वो करेगा। नहीं नहीं, अपोजिशन मुझे लीडर्स। ये बताएं ना, सीएम किसका है, मुझे ये बताएं वजीर बल्दियात हाँ, किसका ये है, एग्री मुझे ये करता हूँ। बताएं हज़ारों अरब का बजट कौन बनाता है, सिंध असेंबली में किसकी अक्सरियत है, किसने फंड देने मेयर को, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन कौन है, मेयर है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बोर्ड में कौन है, मेयर कराची है, तमाम तर इख्तियारात उसके पास। ये तो बेकार बात है। सर, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह है ही है। कराची का जो एक हालिया दिनों में एक बहुत बड़ा वाक़या जो हाईलाइट हुआ वो ये है कि नीपा एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन सड़क, आपकी अपनी जो एनजीओ है फलाई काम करते हैं, फिक्सिट्स मैंने बहुत देखा है अरसे से। आपने आपने तो ढक्कन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले प्लांट्स भी जाके देखे, उसकी कॉस्टिंग भी देखी, गवर्नमेंट ने कॉस्टिंग कुछ दिया, आपने उसके भी स्टेट्स निकाले। देयर इज़ अ मच दैट आई कैन डिस्कस ऑन दिस। एक ढक्कन लगाने के लिए शहर में इतनी जंग है, तो बाकी मसाइल तो फिर मेरा ख़्याल है कि आवाम भूल ही जाए। देखें, एक चीज़ ये कि जो हमने कोशिश की और जो ये फिक्सिट की कैंपेन का मकसद ये था कि पहले तो कोई कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होता ना, तो डॉक्टर पहले तो उस मर्ज़ की तशख़ीस करता कि भाई मर्ज़ है कहाँ, फिर उसका इलाज आता, और सबसे पहले पेशेंट को बताता कि भाई ये मर्ज़, आप वो पेशेंट हालांकि उसको जितनी तकलीफ़ हो ये सुन करके वो इस मर्ज़ में मुब्तला है, डॉक्टर उसको क्लियर बताता ताकि इलाज शुरू हो। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता, यहाँ इशू को इशू नहीं समझा जाता, हुँ, मर्ज़ को समझा ही नहीं जाता कि मर्ज़ है या नहीं है, और आवाम भी उसमें एडजस्ट होती, उसको नॉर्मल समझने लग जाती। गटर का ढक्कन आज से पहले इशू था ही नहीं। फिक्सिट ने वज़ीर आला का खाका बनाकर इनको मुतवज्जे किया, मीडिया मुतवज्जे हुई, मीडिया ने पूरा एक तसलसल बनाया, पूरी एक कैंपेन चली, और मीडिया का बड़ा क्रेडिट है इसमें, इसको इशू बनाया। डेली लोग मर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कचरा कराची में 12,000 टन कचरा डेली प्रोड्यूस होता, कोई इसको ठिकाने लगाने का, लैंडफिल तक पहुंचाने का कोई निज़ाम, कोई स्ट्रक्चर सिस्टम था ही नहीं। जब फिक्सिट ने वज़ीर आला हाउस के बाहर कचरा लेकर गई, डिमॉन्स्ट्रेशन की, मुझे गिरफ्तार किया, मीडिया ने उस चीज़ को पिक किया, एक तसलसल क्रिएट हुआ, और कहीं ना कहीं सिस्टम हरकत में आया। असल चीज़ है जो फिक्सिट कर रही होती, कोशिश करती कि पहले तो इशू को मेन स्ट्रीम में लाएं। ये आम आदमी के वो इश्यूज़ हैं जो नज़रअंदाज किए गए हैं, और डेली हम एडजस्ट हो जाते हैं इसमें। एक पुलिस वाला 500 हज़ार रुपये हमसे गली के लुक्कड़ पे लेता, हम कहते हैं हाँ ये नॉर्मल है, जब ये 50,000 लेगा तब हम बात करेंगे। एक ब्यूरोक्रेट किसी सरकारी महकमे में आप जाएं, डीसी के दफ्तर या एसबीसीए या कहीं, वो आपसे रिश्वत लेगा, आपकी कोशिश ये होती कम से कम ले, बजाय इसके कि आप ये बोले कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है,
ये वो सवालात हैं या ये वो रुकावट जो फिक्सिट क्रिएट करना चाहती। और इसमें आप सोचें ना, 2016 से हम गटर के ढक्कन लगा रहे हैं। नीपा वाले वाक़ये के बाद लोगों में ये थोड़ी बेदारी आई, अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस इशू को इशू समझने लगे, वरना पहले हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमारे मुखालिफ हम पे तोहमतें लगाते, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सर ये तो जो आपने बात की ना कि कराची की यूज़ टू होने वाली, मेरे एक गुज़िश्ता मेहमान ने मेरे एक प्रोग्राम में मुझे कहा कि यार हमें ना कराची वालों को हम अब इतने रेज़िलिएंट हो गए हैं कि अब हमें रेज़िस्टेंट होना पड़ेगा। मतलब वो 150 की, अगर आप ये 150 की बात करते हैं, आपने एसएमसीएचएस पे गाड़ी लगाई तो वो बिला जवाज़ गाड़ी आपकी सही ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ, करते-करते 150 आपके वो ले जाएगा, 2-3 लोग होंगे, कोई फूल वाला, कोई पत्ती वाला, आपके 4-500 तो मतलब किसी एक जगह पे गाड़ी आप स्टॉप करें तो गए। हज़ारों रुपए की एक्सेस मनी, एक्सेस मनी व्हिच इज़ बीइंग पेड सिटीज़ ऑफ कराची, रोज़ाना आपकी जा रही है। कराची के अवाम यूज़्ड टू है, तो लेने रोक लिया माज़रत के साथ, सरकारी अमलदार है बट पार्डन, पुलिस वाले ने रोक लिया, 500 दे दिया, ठीक है, 50,000। अवाम रेज़िलिएंट होती जा रही है, रेज़िस्टेंट होने का सोच नहीं रही है कि रेज़िस्ट नहीं ना देखें, करें। ऐसा तो नहीं ऐसा है, ना करने की वजह क्या है कि ऐसा एतमाद नहीं नहीं है है, किसी पे? ऐसा नहीं है। मैं देखें, होता क्या है, मैं सिर्फ कराची वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। हमारी वो ट्रेनिंग नहीं हुई कि हमें ये बताया गया हो अपने स्कूल में, हमारी तरबियत की हो कि माशरती ज़िम्मेदारी क्या-क्या है आपकी, आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी सियासी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमें यही नहीं पता होता। ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि एमएनए का क्या काम है, एमपीए का क्या काम है, सेनेटर का क्या काम है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या काम है, यूसी के काउंसलर नाज़िम का क्या काम है। हम एमएनए से वो डिमांड कर रहे होते हैं जो काउंसलर के काम होते हैं, और मिनिस्टर से वो डिमांड कर रहे होते हैं जो उसके उसकी डोमेन में या उसके इदारे होते ही नहीं जिसकी मिनिस्ट्री होती। ये सब वो चीज़ें जिससे आगाह करना पड़ेगा, और मीडिया पर भी इसके लिए बड़ी एक ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है, और इसमें स्कूल्स का बड़ा किरदार होना है। वो अलग बात है कि तालीमी इदारे ही तबाह हैं हमारे। और रही बात, देखें, लोगों ने आपको कराची में, आप बात कर रहे हैं ना, लोगों ने इस पर रेज़िस्ट नहीं किया। इत्तेफ़ा कर लिया है। कराची ने 2 बार कराची का मैंडेट छीना गया है। कराची वो शहर है जहाँ 8 फरवरी 2024 को भी मैंडेट छीना, और इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में भी मुर्तज़ा वहाब को मैंडेट छीन के ये मनसब दिया गया। जमात इस्लामी की अक्सरियत थी यहाँ पे, और उनसे मैंडेट छीना गया और मुर्तज़ा वहाब को बिठाया गया इस मेयर के तख्त पे। तो 2 बार हक तलफ़ी हुई है इस शहर की। तहरीक-ए-इंसाफ की फॉर्म 45 पे 19 नशिस्तें थी इस शहर से। 12.5 लाख के करीब टोटल वोट पड़ा था तहरीक इंसाफ को, और 60-70 हज़ार जिसने टोटल पूरे शहर से वोट लिया, उसको तमाम तर सीटें दे दी, 16-17 सीटें। तो ये जुल्म किया गया, और जिसने जुल्म किया उसको सोचना चाहिए कि आइन तोड़ा है उन्होंने, उन्होंने शहरियों की हक तलफी की है। तो आप सोचें ना कि आखिर में तो आज शहरी ये कहता कि एक आइन ने मुझे राइट दिया था वोट देने का, 5 साल बाद मैं अपना नुमाइंदा मुंतखब करता, अब क्या मेरे पास रह गया। और आगे आने वाले इलेक्शन में मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत टर्न आउट होगा या लोग बहुत दिलचस्पी लेंगे, और ना अवाम दिलचस्पी लेगी अब। और कैंडिडेट्स भी किसी एक इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के दफ्तर के बाहर खड़े होंगे अपनी अर्जियां लेके, और साथ में ब्रीफ केस भी लेके बैठे होंगे कि दें हमें कोई सीट। सर कराची की जो केएमसी की गवर्नमेंट बनी, जमात इस्लामी बबाग दबंग क्लेम करती है कि पीटीआई ने ये गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये बड़ी ज़्यादती है। देखें, ज़्यादती इसलिए है, अब मुझे इससे बड़ा दुख इसलिए होता कि ये डबल स्टैंडर्ड्स ना करें। हुँ, रीज़न ये है कि आप इमरान खान के पास गए, हुँ, इमरान खान ने अपनी जमात होते हुए हुँ, आपको सपोर्ट किया। हुँ, ज़मान पार्क से आपको याद होगा, हुँ, हुँ, हुँ। एक तस्वीर जारी हुई जिसमें हाफ़िज़ नईमुर-रहमान साहब इमरान खान साहब से मिले, और इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि हमारे कैंडिडेट हाफ़िज़ नईम होंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको ये मालूम है कि तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क भर में एक फस्तायत का शिकार है। हुँ, मुल्क भर में हमारे लोग अगवा हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही हैं। एक 180 नशिस्त वाली जमात को
94 पे लाके खड़ा कर दिया और उसके बाद जब हुकूमत बनी तो आज 74-75 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। लोगों को मज़ीद रिकाउंटिंग में, सज़ाओं में फ़ारिग कर दिया। उस जमात जो हम सब रूपोशी में थे, 1 डेढ़ साल सब रूपोशी में थे, पूरी पार्टी का जो है बक्या बकेड़ दिया। उससे आप ये शिकवा कर रहे कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो भी 33-32 लोग थे, हुँ, 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 हुँ। जिनको यहाँ पर अगवा किया गया, जिनको यहाँ पर तशद्दुद किया, उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील कराईं, उनसे वोट दिलवाए गए ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे, कुछ को ख़रीदा भी गया, पैसे भी देकर लोगों को ख़रीदा गया। मतलब लोग बिके। बजाए इसके कि आप उनसे क्वेश्चन करें कि जिन्होंने ये ज़ुल्म किया, ठीक? आप जो विक्टिम हैं यानी विक्टिम पार्टी हम हुए, हुँ, हुँ, हुँ। आप हमें कोसना शुरू कर दिया कि आप क्यों अगवा हुए? आपके लोग क्यों जो है जाके पुलिस के हवाले हो गए? ठीक? रही बात देखें, ये चीज़ समझना होगी, इस सूबे में ज़रदारी पहले भी था। हुँ, इस सूबे में ज़रदारी की पुलिस और ज़रदारी का पैसा पहले भी था। तो पहले क्यों नहीं बिके लोग हमारे? पहले क्यों नहीं हमारे लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील हुईं? आज क्या अलग है? आज आपको पता है क्या अलग है, लेकिन उस मौज़ू पे आप नहीं आते कि क्या अलग है। उस मौज़ू पे यानी इसराइल का मामला होता, बजाय इसके कि साहिब-ए-इख्तियार, साहिब-ए-इक़्तिदार को आप सवाल करें, जेल में बैठा जो 200 मुकदमे भुगत रहा है, उससे सवाल कर रहे हैं कि वो जेल से मुज़म्मत क्यों नहीं कर रहा? कोई सेंस है इस बात का? बजाय इसके कि सेनेटर मुश्ताक को आप सपोर्ट करें, जो भी ये जो फ्रीडम फ्लोटिला के तर्ज पे ये सारा जो मिशन गया था, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला। और उससे पहले जो प्रेस क्लब से या डी चौक से सेनेटर मुश्ताक और इनकी फैमिली गिरफ्तार होती, कोई मौक़िफ़ नहीं आता है इनका। तो खुदारा हमारे लोगों को तो तहफ़्फ़ुज़ छोड़ दें कि आपने अपने बंदे को तो तहफ़्फ़ुज़ दे देते, जो पार्टी छोड़ के चले गया, आपके नैरेटिव से हट के चले गया। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती ना करें और ये नैरेटिव अवाम में बिल्कुल ही इनकी जानिब से जो पेश किया जा रहा है वो गैर मकबूल है। अवाम जानती है तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या ज़्यादती ज़ुल्म किया गया, और आपने हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि आप इस ज़ुल्म पर हमारी तर्जुमानी करेंगे। हम एक्सपेक्ट करते थे कि आप शायद हम आवाज़ होंगे हमारे साथ। आप बात करेंगे कि ये ज़ुल्म ज़्यादती की जा रही है, लेकिन बजाय इसके आप ज़ख्म पे नमक छिड़क रहे हैं, तो ये नाजायज़ है। जी, कराची का दिल बहुत बड़ा है। शहर कराची ने आपको भी एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया। आपके अरकान कौमी असेंबली भी कराची में अच्छी खासी तादाद में थे। आपके सूबाई असेंबली में भी अच्छे खासे अरकान थे। आपके पास वफाक में हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म आपके पास थे। वज़ीर-ए-आज़म कराची आके कई बार कई सौ अरब रुपए के दावे करके गए, K4 के हवाले से, मोटरवे के हवाले से 1100 अरब का पैकेज भी आ रहा था। सर, कराची के लिए एमकेएम ने कुछ नहीं किया, जमात ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने भी तो कुछ नहीं किया सर। नहीं देखें, तहरीक-ए-इंसाफ के पास ना तो सूबाई हुकूमत आई है, ना तहरीक-ए-इंसाफ के पास शहरी हुकूमत आई है अभी तक। ये 2 वो टियर्स हैं जहाँ से आप इधर के बल्दियाती मसाइल या बल्दियाती एक्चुअली बल्दियाती इदारे फ़ंक्शन करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पर ना कचरा उठाना है आकर, ना वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पे बसें देनी है आपको, ना वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पर आपके लिए सड़कें बनानी है। सर, फंड्स तो थे लेकिन। मैं इसकी मिसाल दूँ ना, लाहौर में बीआरटी का प्रोजेक्ट आया, ये जो मेट्रो बस आई, ये वज़ीर-ए-आज़म ने दिया था या सूबाई हुकूमत ने दिया था? पेशावर में बीआरटी का सिस्टम आया, तो किसने दिया था? सूबाई हुकूमत ने दिया था। कराची में देखें 1100 अरब की आपने बात की। अच्छा होता ये है कि लोग ये कहते हैं कि आपने इलेक्शन में कहा था कि हम कराची में ये कर देंगे, कराची में हम ये डिलीवर करेंगे, ये बेहतर करेंगे। भाई इलेक्शन जब आप लड़ रहे होते हैं, तो आपका क्लेम ये होता है कि मैंने सूबाई हुकूमत बनानी है, चीफ मिनिस्टर मेरा होगा। आप ये क्लेम, ये तो नहीं कहते नहीं मैं सिर्फ वफाक में जाऊँगा, सूबे में मुझे वोट नहीं देना, ये कोई बात हुई? इसीलिए जब वो इलेक्शन में जब हम जाते हैं तो उसमें जो मैनिफेस्टो होता है वो सूबे के लिए भी होता है, वफाक के लिए भी होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये 1100 अरब रुपए में ये याद रखें वज़ीर आज़म पैकेज लाए थे। उन्होंने वो फंड्स मुख्तस किए, किन प्रोजेक्ट्स के लिए? मैं मोटे-मोटे आपको हुँ, हुँ, बता दूँ। जिसमें K4 का मंसूबा था, हुँ, जिसके लिए फंड्स मुख्तस हुए, हुँ, एफडब्ल्यू उस पे काम कर रहा था। उसकी बेसिक जो पूरा डिज़ाइन जो है, जो पहले काम हुआ था वो चैलेंज हुआ। नेस्पा कंसल्टेंसी फर्म हायर की गई, उन्होंने पूरे उसके डिज़ाइन पे नए सिरे से काम शुरू किया और वो चल रहा था, एफडब्ल्यू का अदारा उस पे काम कर रहा था, हमें ब्रीफिंग भी दी गई थी उस पे। नंबर 2, आपका कराची में ये जो ग्रीन लाइन बस है,
ये जो नुमाइश तक आती, हमसे पिछली गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। हमने इसको ऑपरेशनल किया, हम बसेस लाए, इसको तकमील पर पहुंचाया। उसमें इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस थे। तीसरा, कराची सर्कुलर रेलवे, जिस पे चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था, उसने पुश किया, उस पर काम शुरू किया। आज भी आप जाएं गिलानी स्टेशन के साथ हसन स्क्वायर के बैक पे, वो जो काम हमारे दौर में हुआ था वो चल रहा है, वो उसी वक्त तक हुआ। उसके बाद जितनी ये हुकूमत आई, 1 टका नहीं लगा उस पे। हमारे टाइम में उसके लिए पैसे मुख्तस हुए थे और काम शुरू हो गया था। इसके अलावा 3 बड़े नाले कराची के, गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, महमूदाबाद नाला, आज आप देख सकते हैं यही वो 3 नाले हैं जिस पे एफडब्ल्यूओ ने काम किया वज़ीर आज़म की हिदायत पे, क्योंकि 2021 में गालिबन, हाँ 21 में जो है ये अर्बन फ्लडिंग आई थी उस दौर में भी, या 19-20 में, मैं डेट गलत हो रहा हूँ। तो तब वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, उस पर काम शुरू हुआ। वो आप देख सकते हैं जाके कि आज बारिश में जो बड़े मसाइल आपके हल होते हैं वो उन नालों की वजह से होते हैं। तो ये वो सारे काम थे जो वज़ीर आज़म की जानिब से किया। ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स गिनवाए, 650 से पौने 700 अरब के ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मुख्तस थे। इसके अलावा जितनी बकिया रकम थी वो सूबाई हुकूमत को दी गई थी, मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स और उनके इदारों को वो ट्रांसफ़र की गई थी। उसकी पूरी तफसील मीडिया के आगे रखी थी। लेकिन 3.5 साल की हुकूमत, जिसमें 1 साल कोविड का होता और शुरू के जो चंद माह होते वो इस कश्मकश में होते कि हमने इस मुल्क का बजट कैसे पूरा करना, और आप जो आपके करीबी ममालिक यूएई, सऊदीया, चाइना, उनके पास आप मदद के लिए जाते क्योंकि आप खसारे में होते। तो ये वो मुश्किलात थी जिसको पीटीआई ने फेस करते हुए कराची के लिए डिलीवर किया। लेकिन मैं फिर से कहूँ, नाजायज़ ये हुआ जो मीडिया ने थोड़ी सी नाजायज़ी की कि मुझे अभी भी याद है मेरे हलके में एक सीवरेज का इशू था। मीडिया आया कैमरा लेके, ये सीवरेज का मसला है, एमएनए किधर है? हम्म, भाई एमएनए का काम कानून साजी करना है। एमएनए को किसी ने वोट दिया है, उसका काम है लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटर है वो। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उसके पास नहीं है, कोई बल्दियाती इदारा उसके पास नहीं है। हाँ, वो असेंबली में इस पर बात करे, असेंबली में इस इशू को रेस करे, इदारों से मिले, एहतजाज करे। अगर उसकी सूबाई हुकूमत है यहाँ पे तो अपने इदारों को एंगेज करे। लेकिन जब आपको सूरत हाल मालूम है तो बिला वजह लोगों को सर बट मिसलीड किया। बीइंग एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया, नुमाइंदे के होने के नाते आप इदारों को इन्फ्लुएंस तो कर सकते थे ना, क्योंकि ये शिकवा तो बहुत आम था कि आलमगीर खान साहब हल्के में दिखाई नहीं देते। ये किसने किया है शिकवा? आवाम करती है सर, कौन बताएं? आवाम करती है सर, गलत रिकॉर्ड पे है, है, मीडिया पे है, सोशल गलत मीडिया है, पे है। बिल्कुल गलत, 100% गलत। ये यही वो चीज़ें जो मिसलीड करती, यही वो बातें। अब कल मैं बैठा था, एक पोड आप ही की तरह एक पॉडकास्ट था, मुझे साहब कहते एग्जैक्टली यही अल्फाज थे कि वो हल्के में कहते हैं कि आलमगीर खान नज़र नहीं आते। नहीं, सॉरी, वो कहते कि हल्के में कहते कि आलमगीर खान ने कब्जे कर लिए पार्क्स पे और ग्राउंड्स पे। असल में ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अल्लाह अकबर। मैंने बोला किसने कहा? हमने तो ग्राउंड्स बनाए हैं, हमने तो प्ले ग्राउंड्स हो वो तो माफिया से छुड़वाए हमने, जो कब्जा माफिया थी उनसे छुड़वा कर रिस्टोर किया उनको। कहते हैं नहीं हमें कहा है, हमने माइक लेकर गए थे हम वगैरह। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैंने उसको पूछा कहाँ गए थे आप माइक लेके? पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझे जमात इस्लामी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने आपके बारे में ये कहा। कितनी जुल्म और ज़्यादती की बात है कि कैमरे पे आप इतनी गलत स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और देखें, और फिर इसी पॉडकास्ट का टीज़र पहले चलता है, हाँ ऐसे ही वो है, टीज़र ज़्यादा मकबूल होता है और वजाहत फिर कोई नहीं सुनता। ऐसे ही है, तो ये ज़्यादती ना की जाए, ऐसे ही है। ठीक? देखें, मैं इमरान खान की नशिस्त पे लड़ा, ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, वो जीता। 2024 में लड़ा, इमरान खान की वजह से हमें वोट पड़ा। कराची में सबसे ज़्यादा वोट लिया मेरे हलके से। कराची में हम 19 नशिस्तें जीते। जो मेरी नशिस्त थी NA 236, वहाँ से 1,11,000 के करीब वोट लिया। तो ये लोगों का शऊर, उन लोगों की इमरान खान से मोहब्बत, और कहीं ना कहीं जो मैंने लोगों से रिश्ता जोड़ा, ये सब एक पूरा कम्बिनेशन बना है। नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा सोशल मीडिया पे एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड पर है, मैं किस इदारे से कितना मिला हूँ।
सीएम हाउस के बाहर अंदर गटर का पानी जब मैं एमएनए था तब फेंका, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी सुन नहीं थे रहे और मुझ पे फिर वो एफआईआर काटते। तीन तलवार पे सईद गनी जब वज़ीर बल्दियात था, मैं वहाँ एहतजाज करता क्योंकि वो मेरी सुन नहीं थे रहे और फिर मुझे एक दिन में 2 बार गिरफ्तार किया जाता। जितने इदारे हैं सबसे मैं मिला भी हूँ, सबके खिलाफ एहतजाज भी किया। नेशनल असम्बली में जब भी मैंने माइक खोला और उठा बात की तो कराची के मसाइल पर बात की। तो ये कहना इंतहाई नाजायज़ बात है और ये जो कहता, तो अगर मुझे और मुराद अली शाह को कंपेयर करें तो अगर मैं नहीं नज़र आया किसी को तो मुराद अली शाह तो पैदा भी नहीं हुआ फिर। ठीक, उसकी नहीं, सुबह सिंध के एक और रीज़न ये है कि देखें, मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा एक्सेस में था लोगों के, सबसे ज़्यादा एक्टिव था। अच्छा, इसीलिए मुझ पे सवाल भी सबसे ज़्यादा होता, इसीलिए लोग तनकीद भी सबसे ज़्यादा करते, क्योंकि जो नज़र आ रहा है उसी को पूछना। मेरा दफ्तर हल्के में, मेरा घर हल्के के अंदर, मैंने कोई बाहर जायदादें, मेरे एसेट्स जो पहले थे आज भी वही हैं, कोई फ़र्क नहीं आया उसमें, कोई लिविंग स्टैंडर्ड्स में मेरे फ़र्क नहीं है। फिक्स्ड का इदारा जैसे पहले था आज उससे ज़्यादा ग्रो कर रहा, बेहतर काम कर रहा। तो ये बातें मेरे नज़दीक, और अगेन ये फ़ैसला अवाम ने करना है। सर, कंक्लूजन पे आते हैं। हालिया अभी आपने देखा होगा, माशाल्लाह आप तो सभी चीज़ें कवर कर ही रहे हैं और आप तो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद भी गए थे। कुछ हाई प्रोफाइल केसेज़ हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं और कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो कि समहाउ जैसे भी वो नापसंदीदा हैं। उनके ऊपर सज़ाओं का सिलसिला अब जारी है और एक तारीख़ रकम हुई है कि एक रिटायर्ड सर्विंग ऑफ़िसर को एक सज़ा हुई है। कहा ये जा रहा है कि सानिया 9 मई के जो वाक़यात हुए, उनमें उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी इमरान खान साहब के साथ। आदिल भाई, पहले आपकी इजाज़त से मैं पिछले सवाल में एक आखिरी श्योर, बात श्योर, कर दूं प्लीज़, जो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। वो ये कि जो ये कहता कि मैं कोई कब्ज़ा कर रहा था बीइंग एमएनए, या कहीं रिश्वत ली या कोई भत्ता ले रहा था, तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, और ये बात मैं पहले भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर चुका हूँ। ये देखें, मेरा ईमान है और ये स्टैंडर्ड्स हैं मेरे, कि अल्लाह का अज़ाब हो उस शख्स पे हुँ, जो एक सरकारी ओहदा होते हुए पब्लिक के पैसे में गबन करे, भत्ता ले, रिश्वतखोरी करे, कब्ज़े करे। अल्लाह का अज़ाब उसकी नस्ल पर हो। अगर ये काम मैंने किया हो तो अल्लाह का अज़ाब मेरी नस्ल पे, मुझ पे हो। ये इतना आसान नहीं है। अगर मैं कोई बात कर रहा और मैं ख़ुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो ये तो मैं क्या बोलूँ, इसका मेरे नज़दीक तो बहुत ग़लीज़ तरीन दर्जा होगा। रही बात आपके सवाल की, देखें इस वक्त जो भी आर्मी ऑफिसर ज़ेरे हिरासत है, उस पे जो मुकदमे हुए या सज़ा मिली, तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है कि ये उनका अंदरूनी मामला है हुँ। उस इदारे का। वो सज़ा दें, वो उसको फांसी दें, वो जो करते हैं वो उनका अपना मामला है, अंदरूनी मामला है। हमारा इससे कोई सरोकार, हमें कोई सरोकार नहीं इससे। नंबर एक। नंबर दो, ये कि ये हम ज़रूर कहते हैं कि जो भी अकाउंटेबिलिटी हो अक्रॉस द बोर्ड हो। चंद अफराद को आप ठीक है मिसाल बना रहे हैं, लेकिन इंसाफ के वो पैरामीटर्स पे पूरा नहीं होता। इंसाफ फिर अक्रॉस द बोर्ड होता है। उसमें ये नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी पसंद के लोग को आप बचा लें और कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोगों को नहीं, जो आप बेनिफिशियरीज़ हैं बहुत सारे हैं। कटहरे में खड़े कर दें। तो फिर एक लंबी दास्तां है, और बहुत सारे लोग हैं। इस मुल्क में मुशर्रफ ने पर आर्टिकल 6 लगा, कोई सज़ा नहीं मिली उसको, और कितनी ऐसी मिसालें जो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, सज़ा नहीं मिलती उनको। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे, जी। बड़ा इम्पोर्टेंट। तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में कहाँ देखते हैं? तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में, देखें जब तक आपके साथ अवाम है ना, और अवाम में आपका नैरेटिव मकबूल है, कोई कुछ भी कर ले, ये ज़्यादा देर हो नहीं सकता कि रियासती पॉलिसी और पब्लिक ओपिनियन एक दूसरे के पैरेलल चले। हुँ, ये ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है, और ये कहीं न कहीं ये मिलेगा आपस में। रही बात इमरान खान की, देखें एक बंदा जो जेल में हो, वो अल्लामा नासिर अब्बास उनसे मिले, तो उनको कहते हैं, ये रिकॉर्ड पे है, हुँ, हुँ, उनको हुँ, कहते हैं कि मैं जेल में मुझे अल्लाह ने सब दिया, हुँ। दौलत दी, शोहरत दी, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म बना दिया। आज जेल में रहकर मैं अल्लाह से शहादत की दुआ करता। जो शख़्स इस नहज पे चले गया हो, आप उसको क्या हराएँगे? आप क्या तोड़ेंगे उसको?
और ये इन साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार लोगों को समझना होगा। उसको नहीं हरा सकते आप, नहीं तोड़ सकते आप। आपने उससे बात करनी होगी। वो पाकिस्तान की अक्सरियत है, अक्सरियत की आवाज़ है और फ़ेडरेशन की अलामत है। इस वक़्त जितनी सियासी जमातें हैं वो चंद पहले तो सूबों तक थी, अब तो शहरों तक, अब तो चंद सीटों तक रह गई हैं। ये तक़सीम तक़सीम कर देंगे मुल्क को। ये इस मुल्क को इस वक़्त एक फ़ेडरेशन की अलामत की ज़रूरत है, एक मुल्की एक नेशनल नैरेटिव की ज़रूरत है, एक मकबूल लीडर की ज़रूरत है, जो बहुत से क्राइसिस से निकाल सकता है। दहशतगर्दी जैसे क्राइसिस, माशी क्राइसिस, आपके फ़ॉरेन पॉलिसी के मसाइल, ये जितने हैं, इसके लिए इमरान खान आज वक़्त की ज़रूरत है और कहीं न कहीं सेंस प्रिवेल करेगा। और इससे पहले हमने मुशर्रफ भी देखा है, इससे पहले हमने ज़िया-उल हक भी देखा है, उससे पहले अयूब खान भी देखा है। आज तारीख़ में वो कहाँ हैं? और जिन जमहूरी क़ुव्वतों को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, तमाम तर रियासती ताकत उनके ख़िलाफ़ लगाई, आज वो कहाँ खड़ी हैं? आज वो ज़िंदा हैं और वो डिक्टेटर्स आज नहीं हैं तारीख़ में कहीं। मतलब आप सबसे पहले पाकिस्तान को देखते हैं। 100%। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी, बहुत मज़ा आया आपके साथ। शुक्रिया। नाज़रीन मेरी कोशिश होती है अपने प्रोग्रामों में मैं गैर मुतनाज़े और वो चीज़ें जिन पे अवाम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लगा के पेश कर रही होती है वो ना करूँ, क्योंकि मैं बेसिकली कोशिश कर रहा होता हूँ जो एक सहाफ़त का असास है वो अवाम के सामने पेश किया जाए, अवामी नुमाइंदों को खुल के बोलने का मौका दिया जाए। सवाल तल्ख़ भी हो सकते हैं, तंग भी हो सकते हैं, लेकिन बात ये है कि जब तक आप सिर्फ़ टीज़र्स पे गुज़ारा करेंगे, थंबनेल्स पे गुज़ारा करेंगे, वज़ाहत में नहीं जाएँगे, तब तक आपको हकीकत का अदराक हो नहीं सकता। अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने एतमाद किया था, तो इस मनसब पे फ़ाइज़ हुए थे। इनकी गुफ्तगू से आपको तमाम मेरा ख़्याल है बहुत सारे सवालों के जवाब हासिल हो जाएँगे। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान हमेशा आबाद रहेगा, पाइंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।